एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो एक कंपनी में पीएन का काम करता था। वो वहाँ पर साफ सफाई और बाकी छोटे मोटे काम किया करता था। उसे जलेबी बनाने का बहुत शौक था। जब भी उसे तनख्वाह मिलती वो घर पे जलेबी बनाया करता था। उसकी बनाई जलेबी उसके घर वालों और दोस्तों को बहुत पसंद आती थी। अरे वाह, पापा जलेबी बना रहे हैं, बहुत मजा आएगा। पापा, आप बहुत अच्छी जलेबियाँ बनाते हो। अरे वाह, आज तो आप सुबह सुबह जलेबियाँ बनाने बैठ गए। वाह, मजा आ जाएगा आज तो। आज पड़ोस में हर जगह खुशबू आएगी और लोग मुझे आकर कहेंगे भाई जलेबी खिलाओ। त्योहार आने पर भी वो घर में ही जलेबी बनाया करता था। अरे भाई, दिन त्योहार पर तेरे पास आने का एक ही फायदा है, वो है तुम्हारे हाथ की जलेबी। सभी को पसंद है, तुम्हारे जीजा जी को खास तौर पर। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब किशन ऑफिस गया तब वो देखकर हैरान रह गया कि उसके ऑफिस का मालिक बदल चुका था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। किशन बहुत परेशान हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो घर सिर्फ मेरी ही कमाई से चलता था, अब मेरा घर कैसे चलेगा? तभी उसका दोस्त मोहन उससे मिलने आता है। क्या हुआ किशन, तुम इतना परेशान क्यों है? किशन मोहन को सारी बात बताता है और कहता है, अब तू ही बता मोहन, मैं क्या करूं? तभी मोहन को एक आइडिया आता है और वो किशन से कहता है, अरे किशन, तू परेशान क्यों होता है? तू तो जलेबी बहुत अच्छी बना लेता है, तो जलेबी बनाने का काम क्यों नहीं शुरू करता? मैं पक्का कहता हूँ तेरा काम खूब चलेगा। लेकिन यार मोहन, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि मैं एक दुकान ले सकूं। अरे यार, उसके लिए तुझे दुकान की क्या आवश्यकता है? तेरे पास घर में जो कढ़ाई या बाकी सामान पड़ा है उसे लेकर हफ्ते में लगने वाले बाजार में जा और वहाँ जलेबी बनाकर बेचनी शुरू कर। किशन मोहन की बात मान लेता है और साप्ताहिक बाजारों में जलेबी बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे किशन का काम चल पड़ता है और उसकी जलेबी की तारीफ सभी करते हैं। अरे भैया, तुम्हारी जलेबी गरम गरम खाकर मजा आ गया। आज मुझे 2 किलो और पैक कर दो। भाई वाह, इस बाजार में मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी जलेबी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो खास जलेबी खाने आता हूँ बाजार में। किशन की खूब कमाई होने लगी। वो अब साप्ताहिक बाजारों के अलावा मेलों में जाकर भी जलेबी बेचने लगा। किशन ने मोहन का धन्यवाद किया। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे ये सुझाव ना देते तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे दोस्त, कला तो तुम्हारे हाथ में है, मैंने तो उसे बढ़ावा दिया है। और लोग किशन को किशन मोबाइल जलेबी वाला के नाम से जानने लगे। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके 2 दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर 2 लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें MG रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है, ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए MG रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा?
तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता। इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूं, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। विशाल पहिए का ट्रैक्टर, जाइंट बिगफुट ट्रैक्टर। एक गांव में करण और चरण करके दो ट्रैक्टर वाले थे। करण बहुत ही आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। जब भी देखो उसकी मोबाइल में गाना सुनना, मूवी देखना और गेम्स खेलता रहता था। लेकिन चरण बहुत ही अच्छा और ईमानदारी से मेहनत करता था। चरण दिन को खेतों में ट्रैक्टर से काम करता था और रात को शहर से गांव सामान लाने का काम करता था। एक बार करण गांव के सेंटर में मोबाइल गेम खेल रहा होता है और तभी चरण वहां पर आता है। अरे यार चरण, तुम इतना काम क्यों करते हो यार? हमें जीना नहीं देगा क्या? तुम पिछले जन्म में गधे थे क्या? दिन रात बस काम ही काम करते रहते हो। ऐसा मत बोलो करण, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचकर मेहनत कर रहा हूं। हम पैसे कमाएंगे तो ही वो कुछ खा सकते हैं ना। ऐसा बोलकर चरण वहां से चला जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर करण से ऐसा पूछा, अरे भैया, मैं पड़ोस के गांव से हूं। मेरे खेत में कुछ बड़े पत्थर और रेत निकालकर मेरे खेत को जुताई करना है, आओगे क्या? तभी करण मन ही मन में ऐसा सोचता है, अगर ये करूंगा तो वह बड़े पत्थर और रेत की वजह से मेरी ट्रैक्टर खराब हो जाएगी। मैं ये काम चरण को दे दूंगा। अरे भाई सुनो, अभी मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है। मेरा दोस्त चरण करके एक है जो ये काम कर सकता है। तुम जाओ, मैं उसे बेच देता हूं। फिर करण चरण को मिलकर काम के बारे में बोलता है। लेकिन जब चरण खेत पर जाकर देखा तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को देखकर घबरा जाता है। अरे भैया, ये काम करूंगा तो मेरा ट्रैक्टर खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता भैया, मुझे माफ कर दो। चरण भाई, अब तुम ऐसा बोलेगा तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ करके ये काम कर दो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा और गांव में सारी खेत का काम तुम्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। ये सुनते ही चरण के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके ट्रैक्टर के आगे वाली छोटे पहियों को निकालकर दोनों तरफ 4 विशाल बड़े टायर लगा देता है और पीछे एक लोहे का हल भी लगा देता है। फिर उसको लेकर काम करने लगता है। उस बड़े पहिए की वजह से बड़े पत्थर बाहर आ जाते हैं और लोहे के हल से अच्छी तरह जुताई भी हो जाती है। ऐसा पूरा खेत का काम सिर्फ 1 ही घंटे में हो जाता है। किसान बहुत ही खुश हो जाता है और चरण को बहुत पैसा मिलता है। ये देखकर सारे गांव के खेतों का काम उसी को मिलता है। ये सब देखकर करण ऐसा सोचा, अरे इस चरण का सत्यानाश हो। मैंने सोचा कुछ और है लेकिन हुआ कुछ और है। अभी उसके पास ज्यादा पैसा भी आ गए हैं और काम भी आ गया है। उस काम के बाद चरण 2 नए ट्रैक्टर भी खरीद लेता है। इसीलिए कहते हैं, जितना मेहनत उतनी कमाई। एक गांव में आयाराम नाम का एक आदमी रहता था। वह पपीता का व्यापार करता था। वह बहुत ही कंजूस और खड़ूस आदमी था।
उसी गांव में विशाल नाम का एक छोटा सा व्यापारी भी रहता था। विशाल रोज आयाराम के यहाँ पपीता खरीदकर गांव के गलियों में जाकर बेचता था। उसी तरह अपना जीवन गुजारता था। एक दिन विशाल के पास पपीता खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तभी आयाराम ऐसा बोलता है, क्यों रे विशाल, पैसा नहीं दिया तो माल नहीं मिलेगा। चलो चलो जाकर पैसे लाओ। विशाल निराश होकर घर पहुंचता है। तभी उसकी बीवी ऐसी बोलती है, ओहो, क्या हुआ जी, तुम इतने जल्दी कैसे लौट के आ गए? क्या करूं भगवान, आयाराम सेठ ने पैसे बिना पपाया नहीं दिया, इसीलिए कुछ सूझा नहीं। देखो जी, घर में बच्चे भूखे हैं, ये लो मेरा चांदी का घुंघरू, ये बेचकर पपाया खरीदो और कुछ पैसे कमाओ। विशाल ने चांदी के घुंघरू बेचकर आयाराम के यहाँ जाकर कुछ पपीता खरीदा और अपने ठेले पर रखा। लेकिन खड़ूस आयाराम उसको सारे खराब पपीता देता है। बाजार में जाते ही उसके पास पपीता कोई नहीं खरीदता। सब खराब पपीते को देखकर विशाल रोने लगता है और सब फेंक देता है। खाली ठेला लेकर घर आते हुए रास्ते में एक बूढ़ा आदमी को मिलता है। बेटा, मुझ पर दया करो, मुझे एक कार वाले ने एक्सीडेंट करके चला गया है। मैं सभी को मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं किया। मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? ठीक है काका, आ जाओ, मेरे ठेले पर बैठो। ऐसा कुछ दूर पहुंचते ही बूढ़ा आदमी ठेला रोकने के लिए बोलता है, अरे क्या हुआ काका, लेकिन यहाँ पर तो कुछ घर नहीं है। बेटा, मेरा घर उस झाड़ुओं के पीछे है, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। तुम ये पपीता लो और बाजार में जाकर बेच लो, तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा बोलकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। विशाल चौंक जाता है। जैसे ही विशाल बाजार में जाता है, देखते देखते ठेले पर रखा हुआ पपाया एक विशाल बड़ा पपाया बन जाता है। विशाल हैरान हो जाता है। सभी लोग उसे देखने वहां पर आ जाते हैं। फिर विशाल ने उस पपाया को काटकर बेचना शुरू कर दिया। वह इतना स्वादिष्ट था कि पूरा का पूरा पपाया बिक गया और ऐसा वह 5,000 रुपए कमाता है। हे भगवान, तुमको लाख लाख शुक्र है, तुम्हें उस काका के रूप में आकर मुझे सहायता किया है। बाद में विशाल जाकर सारे पैसे अपने बीवी को देता है। अरे ये क्या है जी, इतना सारा पैसा? फिर विशाल सारी बात अपने बीवी को बोलता है और रोज जाकर एक पपीता खरीद कर अपने ठेले पर रखता है और वो बड़ा विशाल पपीता बन जाता है। ऐसे ही उसे बेचकर बहुत खुशी से रहने लगा।